Hello and welcome back, guys, in yet another class. So today we are starting class number 18 of CMA Final Law. So today we are bringing the chapter of compromise and arrangement and amalgamations. ये क्लास नंबर 18 है और क्लास नंबर 17 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, तो आप वहाँ पर जाकर फटाफट से उसको देख सकते हो, देन इस क्लास पर प्रोसीड कर सकते हो। हमारी क्लासेस है बहुत अच्छे मैनर में जा रही है और मैं मॉड्यूल के थ्रू आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लासेस को दे रहा हूँ और इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। आप इसको अगर कवर कर लेते हो, अगर आपने पहले क्लासेस देख रखी है कहीं पर तो बहुत वेल इनफ है, अगर नहीं देखी है तो भी आप इसको रेफ़र कर सकते हो, आपका 100% कवरेज होने वाला है, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो उसको पूरा इसमें पूरे बने रहना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहना, जिससे क्या होता है कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है, तो मैं आपके लिए क्लासेस डेली बेसिस पे लेके आता रहता हूँ। साथ ही एक बहुत ही अच्छा मैराथन भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। बस वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दें आप, और बस इतना ही था। और चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़, अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन, पहले तो इनका मीन समझेंगे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ का मीन क्या होता है, अरेंजमेंट और अमालगमेशन का मीन्स क्या होता है। देखो बिल्कुल लॉ की लैंग्वेज में कि क्या लिखा हुआ आता है, देखो compromise is a term which implies that existence of dispute such as relating to right. It means settlement or adjustment of any claim in dispute by mutual concerns. मीन्स क्या है, म्यूचुअल कंसर्न्स के थ्रू किसी भी क्लेम का एडजस्टमेंट कर देना या फिर सेटलमेंट कर देना, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं। बहुत जनरल टर्म है, आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, वैसे भी समझ में आ रहा होगा। इफ़ द मेंबर्स हैव टू गिव अप देयर राइट्स एंटायरली इट विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। अगर मान लो कि कोई भी एक पार्टी, दो पक्षों में से, यानी कोई दो पार्टीज में से अगर कोई भी एक पार्टी पूरा तरीके से अपना राइट्स को एंटायरली दे देती है दूसरी पार्टी को, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोलते हैं। देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज अनलेस देर इज़ ए डिस्प्यूट। बिना डिस्प्यूट के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। जब तक अगर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा तब तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ ए लॉजिकल सीक्वेंस टू सेटल डिस्प्यूट विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, ठीक है। अरेंजमेंट, द टर्म ऑफ अरेंजमेंट इज़ वेरी वाइड इम्पोर्ट। द टर्म ऑफ अरेंजमेंट इज़ वेरी वाइड इम्पोर्ट। इट इंक्लूड्स reorganization of the share capital of company by the consolidation of shares of different classes। मतलब क्या है, किसी भी कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल को रीऑर्गेनाइज कर देना, कंसोलिडेशन कर देना डिफरेंट क्लासेस के अंदर अरेंजमेंट कहलाता है। और बाय द डिवीजन ऑफ शेयर्स इनटू द डिफरेंट क्लासेस इट विल बी अ arrangement by both of these models. All modes of reorganizing the share capital including interference, the preferential and other special rights, ठीक है। बस इतना ही समझने का था। amalgamation, what is amalgamation? Amalgamation is a legal process by which two or more companies are joined together to form a new entity, or one or more companies are to be absorbed or blended with another, and as a consequence the amalgamating company loses its existence and its shareholders become the shareholders of a न्यू कंपनी। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा अमालगमेशन क्या होता है, मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज अमालगमेशन? मान लो कि कोई एक कंपनी है, ये क्या हो रही है, दूसरी किसी कंपनी के अंदर क्या हो रही है, अमालगमेट हो रही है, मर्ज हो रही है। तो इसमें ही इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है और जो भी होती है ये दूसरी कंपनी बन जाती है। तो इसके अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स है वो इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बन जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अमालगमेशन। ये चीज़ ध्यान रखना फॉर ए जनरल नॉलेज। द वर्ड ऑफ अमालगमेशन इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन कंपनीज एक्ट। तो इस एक्ट में तो डिफाइन नहीं है, इसको किसी और एक्ट से लिया गया इस वर्ड को, ठीक है। अब देखो मैंने ना आपके लिए काफ़ी अच्छा चार्ट भी बना रखा है यहाँ पे, तो अपन इसके थ्रू भी समझेंगे ना। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013।
कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट अंडर कंपनी एक्ट 2013 इज़ पॉसिबल। कब कब होता है, कैसे कैसे पॉसिबल होता है? बिटवीन ए कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर और एनी क्लास ऑफ देम, बिटवीन ए कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड एनी क्लास ऑफ देम, द फॉलोइंग एंटिटीज में अप्लाई टू NCLT। देखो कॉम्प्रोमाइज़, अरेंजमेंट, और देखो एक बार मैं इसको और थोड़ा जनरल टर्म में समझाता हूँ जिससे कि आपको आने वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये चैप्टर क्यों लाया गया, मैं समझाता हूँ। देखो कभी भी कोई भी कंपनी के अंदर मर्जर, अमालगमेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, है ना, अरेंजमेंट, किसी भी तरीके से ये सब चीज़ें हो सकती है। ये बहुत ही जनरल सेंस वाली चीज़ें हैं कि भाई अगर कंपनी चल रही है तो वो किसी कंपनी के अंदर मर्ज भी होगी, उसका रिकंस्ट्रक्शन भी होगा, रिस्ट्रक्चर भी होगी, अरेंजमेंट भी होगा, अमालगमेशन भी होगा। तो ये बहुत से बेसिक टर्म है, तो उसको कंपनीज एक्ट के अंदर लीगली देने के लिए ये चैप्टर लाया गया है, कॉम्प्रोमाइज़, अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन। इस चैप्टर के अंदर हम तरीका समझेंगे कि कैसे एक कंपनी का अमालगमेशन कैसे हो सकता है, मर्जर्स कैसे हो सकते हैं। तो उसको लीगली डिफाइन करने के लिए कंपनीज लॉ के अंदर ये चैप्टर लाया गया है। अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लो कि अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है या फिर अपने क्रेडिटर्स का पैसा, यानी क्रेडिटर्स जो हैं वो परेशान है और उसका पैसा नहीं दे पा रही है कंपनी, ठीक है, उस केस के अंदर, या फिर बहुत से ऐसे केस हो सकते हैं जिस केस के अंदर अमालगमेशन, मर्जर वगैरह की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो कैसे वो कंपनी या तो खुद NCLT के साथ में अप्रोच करके, यानी ये जो सारा काम है इसका कौन संभालता है, NCLT संभालता है, ठीक है। NCLT से अप्रोच लगा के, या फिर क्रेडिटर्स खुद NCLT के पास जाकर, या फिर जो भी पार्टीज इसके फेवर में है अमालगमेशन वगैरह के, तो वो कैसे अप्रोच कर सकती है, क्या क्या प्रोसीजरल एस्पेक्ट हो सकते हैं, तो वो सब हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, या तो खुद कंपनी जाकर, या फिर एनी ऑफ क्रेडिटर, या फिर मेंबर ऑफ द कंपनी, या फिर लिक्विडेटर। NCLT क्या करेगी, NCLT में ऑर्डर ए मीटिंग ऑफ क्रेडिटर और एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर और ऑफ द मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स as the case may be to be called, held and conducted in such manner as the tribunal directs, ठीक है। दी एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल कैन बी मेड जॉइंटली ऑल्सो, यानी सारी चीज़ें कैसी होगी, ट्राइब्यूनल जैसे बताएगा वैसे वैसे होती जाएगी। एप्लीकेशन जो होगी उसमें सारे मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, रिलेटिंग टू द कंपनी सच एज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, द लेटेस्ट ऑडिटर रिपोर्ट on the accounts of the company and the pendency of any investigation or proceedings against the company, reduction of share capital of company if any included in the compromise and arrangement, any scheme of corporate debt restructuring consented to not by not less than 75% of the secured creditors in value including, क्या होता है मैं बता देता हूँ कि कोई भी कॉरपोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग का अगर कोई केस होगा तो उस केस के अंदर जो कंसेंट है वो सभी कॉरपोरेट डेटर्स की 75% से कम की नहीं होनी चाहिए। अब उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, एक क्रेडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, ये इंक्लूड होगा सेफ गार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ other secured and unsecured creditors, report by the auditor that the fund requirements of the company after the corporate debt restructuring as approved shall conform to the liquidity test based upon the estimate provided by them, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। अगर कंपनी ने प्रपोज किया है कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए तो उसकी स्पेसिफाइड गाइडलाइंस भी होनी चाहिए जो कि RBI देगा एक स्टेटमेंट में। कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट भी होनी चाहिए, उस वैल्यूएशन रिपोर्ट में सारी जितनी भी असेट्स है कंपनी की, टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उसका वैल्यूएशन होना चाहिए बाय ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है।
Notice of the meeting called in pursuant to the order of the tribunal shall be sent to the all creditors or class of creditors and to the all members or class of members and the debenture holders of the company, which shall be accompanied by a, जो कि क्या क्या लगाएंगे, a statement of disclosing the details of the compromise and arrangement, a copy of valuation report explaining their effect on creditors, key major person, promoters and non-promoters, members and debenture holder, or the effect of the compromise and arrangement and material interest or the of the directors of the company or debenture trustees etc. ठीक है, तो ये सब कुछ होना चाहिए. आ जाओ मैं एक बार चार्ट के थ्रू आपको समझाता हूँ सारा प्रोसीजर इस पर. पावर्स टू मेक कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट विद क्रेडिटर्स एंड मेंबर, सेक्शन नंबर 230 हम पढ़ रहे हैं. देखो क्या होता है, मेंबर्स हो या क्रेडिटर्स हो, लिक्विडेटर हो या कंपनी हो, एप्लीकेशन फाइल करेगी किसके पास में, एनसीएलटी के पास में. अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो जय श्री राम, कुछ नहीं करना, फिर वापस से लगानी पड़ेगी. अगर एक्सेप्ट हो जाती है उससे पहले देखो एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या जाएगा और कौन सा फॉर्म लगेगा, NCLT 1 लगेगा. कोई याद करने की दरकार नहीं है, फिर भी याद रह जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. एप्लीकेशन में क्या क्या जाएगा, एफिडेविट कंटेनिंग डिस्क्लोजर्स, कॉपी ऑफ स्कीम और फीस, ये तीनों चीज़ें जाने वाली है. अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, NCLT may order to hold a meeting of relevant class and may give more directions. तो NCLT क्या करेगा, एक मीटिंग होल्ड करेगा सभी रेलेवेंट क्लास की और डायरेक्शंस देगा. अब मीटिंग कैसे होगी, जो कंपनी होगी जिसमें चेयरपर्सन होगा, शेल सेंड ए नोटिस इन CAA 2 के अंदर नोटिस शेयर करेगा. कौन, चेयरपर्सन करेगा. किसको करेगा, टू क्रेडिटर्स, मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर और एनी क्लास ऑफ देम. फिर क्या होगा, मीटिंग हेल्ड होगी. उसके बाद में वोटिंग होगी, इन पर्सन, प्रॉक्सी, पोस्टल बैलेट कैसे भी हो सकती है. कंसेंट ऑफ द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स मेजोरिटी इन नंबर रिप्रेजेंटिंग थर्ड फोर्थ मतलब 75% वैल्यू रिक्वायर्ड रहेगी. जिसके अंदर क्या क्या जाएगा, कंसेंट के साथ में सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर, ट्राइब्यूनल में सैंक्शन द स्कीम एंड ऑर्डर टू कंपनी विद इन 30 days फाइल टू रजिस्ट्रार. ठीक है, कंटेंट्स ऑफ ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, वेरिएशन ऑफ राइट, कन्वर्जन ऑफ स्कीम, बायबैक और रिडक्शन इन कैपिटल. तो ये सारा प्रोसेस रहने वाला है. होप सो आपको समझ में आ गया होगा और इसका चार्ट अपनी कॉपी में आप ड्रॉ कर लोगे. ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर यहाँ पे कवर हो गए हैं ऑलरेडी. ठीक है, अब ये मैं आपको समझा देता हूँ. मर्जर एंड अमालगमेशन कैसे होते हैं कंपनी के, सेक्शन नंबर 232. जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो जो काम के नहीं है वो बिल्कुल मैं छोड़ता हुआ चला जा रहा हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल काम के नहीं है और बिना वजह पढ़ने का कोई उसका सेंस नहीं बनता है. एप्लीकेंट जो होगा वो एप्लीकेशन देगा सेक्शन नंबर 230 के अंदर, जो कि हम ये पढ़ के आए. ठीक है, इसके अंदर एप्लीकेशन देगा, किसको देगा, ट्राइब्यूनल को देगा, रिलेटिंग टू मर्जर, अमालगमेशन और रीस्ट्रक्चरिंग. मे ऑर्डर मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, मेंबर्स और एनी क्लास, ऑल्सो मे गिव डायरेक्शन ऑफ द मीटिंग, सर्कुलेट एडिशनल डॉक्यूमेंट. इसमें क्या क्या जाएगा, ड्राफ्ट स्कीम एंड इट्स कन्फर्मेशन, वैल्यूएशन रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, अब क्या है मैं समझाता हूँ आपको. जो एप्लीकेंट होगा वो एप्लीकेशन देगा कि अमालगमेशन मर्जर वगैरह कर दो. अब जो ये होते हैं ना, ये बहुत अमालगमेशन मर्जर्स वगैरह होते हैं, ये काफ़ी बड़े काम होते हैं, तो इसके लिए स्कीम बनानी पड़ती है. स्कीम मतलब कि कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या प्रोसीजर एस्पेक्ट रहेंगे, क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं कंपनी को, क्या क्या फ़ायदा होगा, कितनी गुडविल जनरेट होगी, कितनी गुडविल हैम्पर होने वाली है, कितने शेयर होल्डर्स का अमाउंट कितना रहने वाला है, शेयर प्राइस कितना रहने वाला है. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर डिस्कस्ड इन the scheme. So this scheme will be approved by the members, board and etc. तो इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि सब चीज़ें होती है और ये ड्राफ्ट की जाती है. ठीक है, इफ़ ऑल क्रेडिटर्स, इफ़ ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड एंड ऑडिटर क्या करेगा, सर्टिफिकेट रिसीव्ड करेगा एज ए कंप्लाइंस, ट्राइब्यूनल क्या करेगा, मैं सेंशन स्कीम, ट्राइब्यूनल सेंशन कर सकता है स्कीम को.
और ऑर्डर देगा कंपनी को, और वो जो कि है ना ऑर्डर ना वो फाइल होगा सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटमेंट के साथ में अस कंप्लाइंस एवरी ईयर। देखो अब ऑर्डर क्या क्या दे सकता है कंपनी को ट्राइब्यूनल, ट्रांसफ़र कर दो भैया अंडरटेकिंग को, या फिर अलॉटमेंट कर दो शेयर्स का, या कंटिन्यू करो लीगल प्रोसीडिंग्स को, या फिर प्रोसीडिंग्स को चलने दो, या फिर डिसोल्यूशन कर दो, या फिर सेट ऑफ कर दो फीसेस को, या फिर अदर कोई भी मैटर बता सकता है। ये सब चीज़ें क्या करेगा ट्राइब्यूनल करेगा। ठीक है, ये वही है सारे एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताया अभी ना। सेक्शन नंबर 233 merger and amalgamation in certain companies. It is prescribed simplified procedure for amalgamation of two or more small companies between holding and its wholly owned subsidiary company or such other class or classes of company as may be prescribed. On 1 फरवरी 2021 को क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी होल्डिंग और टू और मोर स्टार्टअप कंपनीज और वन और मोर स्टार्टअप कंपनी विद द मोर वन स्मॉल कंपनी। मतलब इन सभी ये तीनों टाइप की जो कंपनीज है उनका अमालगमेशन कैसे होता है। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 ऑफ कंपनीज एक्ट, होल्डिंग कंपनी का क्या मतलब होता है, इन रिलेशन वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनी सब्सिडरी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनी क्या होती है, ये हम स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कवर करके आए हैं, तो उसी को बताया है। और इसकी लिमिट दी गई है, जो लिमिट आप बिल्कुल याद कर लो, ये बिल्कुल हायर और लेटेस्ट लिमिट है, तो उसको आप याद कर सकते हो, और जो कि मैंने आपको पहले भी बताई है। तो इसका एक अलग से नियम निकाला है, तो ये है काफ़ी, ये भी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये देख लेते हैं एक बार, मर्जर और अमालगमेशन ऑफ द कंपनी विद द फॉरेन कंपनी। सेक्शन नंबर 234 सबसेक्शन 2 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी other law of the time being in force, a foreign company may with the prior approval of RBI merge into a company registered under this act or vice versa, and the terms and conditions of the scheme of merger may provide among the other things for the payment of consideration to the shareholders of the meeting of the merging company in cash or in depository receipt or partly cash or partly in depository receipt as the case may be as per the scheme will be drawn for the purpose। क्या मीन्स है कि कंपनी का मर्जर हो सकता है फॉरेन कंपनी के साथ में, ठीक है, लेकिन आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और जो अमाउंट होगा या तो कैश में पे हो सकता है, या डिपॉजिटरी रिसिप्ट में पे हो सकता है, या फिर पार्शली हो सकता है। दी एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है, एनी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया वेदर हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और नॉट। ठीक है, सेक्शन नंबर 234 सबसेक्शन 1 स्टेट दैट, जो क्या बताता है, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शेल अप्लाई मुतांटिस मुतंडेस अदरटिस मुताटिस मुदंटेस। मतलब क्या है, टू स्कीम एज इट इज ये अप्लाई होगी मर्जर एंड अमालगमेशन पे बिटवीन कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेट इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सच कंट्रीज एज मे बी नोटिफाइड फॉर द टाइम बीइंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। अमालगमेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। अमालगमेशन हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी पब्लिक इंटरेस्ट में, अगर गवर्नमेंट को लगता है तो। सेक्शन नंबर 237 सबसेक्शन 1 स्टेट दैट when the central government is satisfied that it is essential in the public interest that the two or more companies should be amalgamate। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, तो मैं बार बार हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो वो भी अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैं आपको जहाँ पर लग रहा है कि बताना चाहिए वहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इफ़ अगर आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मतलब और ज़्यादा इन डेप्थ हर एक मीन को मैं हिंदी में करके बताऊँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं वैसा भी कर दूँगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में और बाय order notified in the official gazette provide for the amalgamation of those companies into a single company with such constitution, with such property, powers, right, interests, authorities and privileges, and
with such liabilities, duties and obligations as may be specified in the order. क्या होता है, काम कर सकती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या कर सकती है, अमालगमेट कर सकती है दो और उससे ज़्यादा कंपनीज को एक साथ, ठीक है. Every member or creditors, including debenture holders of each of the transferor company before the amalgamation, shall have as nearly as may be the same interest in right against the transferee company as he had in the company of which was originally a member or creditor. क्या मतलब है, जैसे मान लो कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज हो रही है, तो जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास में सेम राइट होता है जो सामने वाली ट्रांसफरी कंपनी के पास होता है, ठीक है. As per section 237 subsection 4, any person aggrieved by any assessment of compensation made by the prescribed authority under the subsection 3 may, within a period of 30 days from the date of publication of such assessment in the official gazette, prefer an appeal to the tribunal and thereupon assessment of the compensation shall be made by the tribunal. अगर किसी भी प्रकार का जो compensation पे होना होगा तो वो ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा by the publication of such assessment. बस ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा. एक बार ये देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर्स एंड स्कीम, ये कैसे होता है. सेक्शन नंबर 238 जो कि बताता है एवरी ऑफर ऑफ ए स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और एनी क्लास ऑफ शेयर्स इन द ट्रांसफर कंपनी टू द ट्रांसफरी कंपनी अंडर सेक्शन 235 कैसे होगा. एवरी सर्कुलर कंटेनिंग सच ऑफर रिकमेंडेशन टू द मेंबर्स, मैं आपको जनरल और लेमन लैंग्वेज में भी समझाने वाला हूँ इसके बाद, डोंट वरी, ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बाय इट्स डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सच ऑफर्स शैल बी अ कंप्लेंट बाय सच इंफॉर्मेशन एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. एवरी सच ऑफर शैल कंटेन ए स्टेटमेंट बाय ऑन और बिहाफ transferee company disclosing the steps it has taken to ensure that necessary cash will be available, and every such circular will be circulated after registration. क्या होता है मैं बताता हूँ. मान लो ये है कंपनी ए, ये अमालगमेट होगी कंपनी बी के अंदर. तो अब ये कंपनी क्या करेगी, इसके जितने भी मेंबर्स हैं शेयर होल्डर्स है उनको क्या करेगी, ऑफ़र देगी. क्या देगी, ऑफ़र देगी, जिसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड होगा कि आपका एक शेयर इतने वैल्यू पे हम परचेज कर रहे हैं ये और ये सारी कंडीशंस इसके अंदर प्रिस्क्राइब की जाएगी, है ना. और उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा. तो ये सारे ऑफर्स देने का काम इस सेक्शन के अंदर बताया गया है, ठीक है. Registrar may refuse registration which may be appealed to the NCCT. NCCT नहीं है, NCLT ही है, ठीक है. तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, वो रिफ्यूज़ कर सकता है कोई भी रजिस्ट्रेशन जो भी अपील हुआ है सिर्फ NCLT के अंदर, ठीक है. तो एक चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन का. होप सो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा. अब कंपनी लॉ के अंदर हमारा सिर्फ वन एंड ओनली चैप्टर बचता है, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, जो कि आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है. देन उसके बाद में हम सारे MCQs को कवर करने वाले हैं और जितनी भी केस स्टडी और क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे. देन उसके बाद में हमारा कंपनी लॉ कंप्लीट हो जाएगा. और होप सो अगर आपका प्यार यूँ ही बना रहा और मुझे चैनल पर कुछ अच्छी ग्रोथ दिखी तो मैं जल्द ही आपके लिए जितने भी अदर लॉज है उनके मैराथन भी लेके आऊँगा और साथ ही है ना उनकी रेगुलर क्लासेस भी जल्दी अपलोड कर दूँगा, ठीक है. बस प्रॉब्लम यही होती है, टाइम का बहुत इशू रहता है. अगर मुझे चैनल से ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल जाती है तो मैं फुल फोकस सिर्फ चैनल पर ही लगाऊंगा, टीचिंग पर ही लगाऊंगा और काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँगा. फिर भी मेरी कोशिश पूरी रहती है कि जितना मैं कर पाऊँ उतना मैं करता हूँ आप सभी के लिए. और अगर आपकी कोई अलग से डिमांड है तो वो भी मैं पूरी कर दूँगा. अब कुछ कमेंट्स थे, मैं उनको एक बार देख लेता हूँ अगर आप यहाँ तक आए हो तो.
जैसे कि यहाँ पर कुछ डिमांड आई हुई थी, वो मैं बता देता हूँ। ये था सर, सिंस एग्जाम इज नियर सो प्लीज़ अपलोड इकोनॉमिक लॉ इम्पोर्टेंट चैप्टर समरी रिविजन्स और अल्टरनेटिव डेट्स लाइक फेमस ए बी आई बी सी ऑन द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड समरी रिविजन सीरीज इन यूट्यूब। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए मैं लेके आऊँ। एक मैराथन का तो मैंने सोचा है, कंपनी लॉ का तो मैं मैराथन लेके ही आने वाला हूँ। अब इकोनॉमिक लॉ का मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि फेमस ए बी आई बी सी इनको लेके आ जाऊँ। बाकी काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं लेके आ सकता हूँ। एक ये कमेंट था कि सर सिंस ओके, ओह काफ़ी स्पेसिफिक कमेंट है। ठीक है, शुभा मजुमदार जी का। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, बिल्कुल ट्राई करूँगा कि इस सीक्वेंस के अंदर लेके आऊँ, क्योंकि है तो सारे ही इम्पोर्टेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CSR है इम्पोर्टेंट, ऑडिट एंड अकाउंट्स इम्पोर्टेंट है, सेबी पूरा चैप्टर आ गया, साइबर सिक्योरिटी आ गया, डायरेक्टर्स एंड KMP ये वैसे मैंने अपलोड कर दिया है। डायरेक्टर्स KMP CSR दोनों अपलोडेड हैं। ऑडिट एंड अकाउंट्स भी काफ़ी अच्छे से अपलोडेड है। प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, MSME, फेमा, IBC एंड रिमेनिंग टॉपिक्स। ठीक है शुभा जी, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा, हो पाएगा तो मैं लेके आऊँगा। ठीक है, कंपनीज और लॉ से रिलेटेड काफ़ी कुछ कमेंट्स मेरे रह गए थे पेंडिंग। ठीक है, तो मैं करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ और जितना भी हो पाएगा मैं करूँगा। बस क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप अच्छे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और उनको रिकमेंड करना कि ये क्लासेस देखिए। ठीक है, ये अपकमिंग 2-3 अटैम्प्ट्स के लिए तो बिल्कुल ही फ्रूटफुल है, बाकी के लिए मैं अमेंडमेंट्स अपलोड कर दूंगा, है ना। अमेंडमेंट्स के लिए भी मैं जल्द से जल्द कुछ लेके आने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, तो क्लासेस अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।